हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे, और जिसके बिना दुनिया लगती है फीकी। आज हम करेंगे क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 कृषि। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर को शुरू करेंगे और आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो आज के चैप्टर पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 की वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, तो आज पार्ट 1 है, इसमें हम एसएसटी का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे कृषि, और जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये जितना भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आप इन सबको कॉपी या पेन में लिख लेना। ठीक है, तो कॉपी या पेन साथ में लेके बैठना, पहले वीडियो को समझ लेना, फिर उसके बाद वीडियो को फिर से देखना और फिर हर एक चीज़ को नोट डाउन करना। ऐसे ही पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। उसके बाद हम देखेंगे कृषि के प्रकार, और जो झूम खेती है उसे विदेशों में क्या कहा जाता है, और रोपण कृषि क्या है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। थंबनेल में इतनी सारी चीज़ें ऐड कर पाना मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको मेन जो बातें हैं चैप्टर की वो सारी पता चल जाएंगी, और पार्ट नंबर 2 में हम मेन फसलों के बारे में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि खारिफ फसल, रबी फसल और उनके बीच में जायद फसल क्या क्या होती है। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 4 कृषि, इसकी शुरुआत करते हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये भी हम जानते हैं। भारत के ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं। भारत में लगभग 2/3 लोग जो है ना वो कृषि पर निर्भर हैं। लगभग 2/3 लोग लगभग कृषि करते हैं, यानी 3 में से 2 लोग कृषि से संबंध रखते होंगे। उसके बाद है कृषि को अंग्रेज़ी में एग्रीकल्चर कहते हैं, जहाँ पर एग्री का मतलब होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है खेती। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद कृषि के प्रकार देखेंगे। तो कृषि के प्रकार में हमारा देश जो है वो एक प्राचीन जो कृषि है वो हमारे देश की एक प्राचीन क्रिया है, जिसको हम पुराने समय से करते आ रहे हैं। समय समय के साथ कृषि के तरीके ज़रूर बदले हैं, यानी खेती करने के तरीके ज़रूर बदले हैं, परंतु कृषि से सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे पेट का पालन करना। कृषि के प्रकार थे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि। 3 प्रकार की कृषियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना। तो कर देते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग एक मिनट, सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि जिसे हम इंग्लिश में प्रिमिटिव इंटेंसिव, इसे हम प्रिमिटिव सब्सटेंस ऑफ फार्मिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रिमिटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। बीच में आवाज़ अटक रही होगी क्योंकि थोड़ी सी जो है ना तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैनेज कर लेना, बाकी अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम यानी जो शुरुआती कृषि औजार थे उनका प्रयोग किया जाता था, यानी पुराने कृषि औजार, जैसे कि लकड़ी के हल हो गए। डाव का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कुदाली टाइप की, ऐसे होता है ना, आगे ऐसे उसके खुरपी टाइप की लगी होती है, ऐसे होता है वो। इसके आगे एकदम बिल्कुल ऐसे नोकीला सिरा होता है इसका बिल्कुल आगे, और ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर तक जाता है। एक बार मारोगे बिल्कुल ज़मीन के अंदर जाएगा, और उससे अच्छे से फिर हम उस ज़मीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे कि जो मिट्टी की नीचे की उर्वरता है वो ऊपर आ जाती है। तो हल और डाव में थोड़ा फ़र्क होता है, हालांकि आप लोग याद रखो मत रखो कोई टेंशन है, बस ये याद रखना कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, इसमें जो है ना छोटे टुकड़े पर, ठीक है, भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता था। आदिम कृषि औजारों में लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी, इससे खेती की जाती थी। खुदाई करने वाली छड़ी, इसमें एक छोटा सा छेद होता था जिसके ज़रिए बीजों को डाला जाता था। बीजों को इसमें डालते थे, और ये जो छोटे से छेद होते थे ये एक पाइप नुमा संरचना से बंधे होते थे। फिर पाइप नुमा संरचना के नीचे एक बहुत ही नोकीली चीज़ होती थी। उस नोकीली चीज़ के थ्रू जो है ना बीज नीचे जाया करते थे। तो आप खुदाई करने वाली जो छड़ होती है इससे ऐसे समझ सकते हो इसे। हालांकि यहाँ पर हमें इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये खुदाई करने वाला हल है या जो छड़ी है ये वही है, क्योंकि हमारे बुक में इसके बारे में बताया नहीं गया। पर अगर आप क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि आप यहाँ भी पढ़ लो, इतना याद रखो बहुत है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यह खेती पारिवारिक श्रम यानी परिवार के लोग जो है ना साथ में मिलकर हल चलाते थे और अपना पालन पोषण किया करते थे। सब बाहर आते थे धूप में और काम किया करते थे। यह खेती पारिवारिक श्रम और सामुदायिक श्रम, इसमें कई लोग मिलकर सामुदायिक श्रम किया करते थे। हालांकि बहुत कम आजकल दिखाई देता है झूम खेती, इसे झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली, झूम खेती भी इसे कहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पारिवारिक श्रम की ज़रूरत होती है, और इससे सिर्फ परिवार का पेट भरा जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग सोचो कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि करके हम लोग जो है ना पैसे कमा सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यह प्रायः मानसून, मिट्टी की उर्वरता,
और फसल उगाने के लिए परिस्थिति पर निर्भर है। जो इस प्रकार की कृषि होती है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसमें हम लोग बस मानसून पर निर्भर होते हैं और मिट्टी की प्रकृति पर कि वो कितनी उपजाऊ है। इसमें हम खाद्य उर्वरकों आदि का प्रयोग नहीं करते। और फसल उगाने के लिए हाँ ठीक है, तो हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, इसमें जो है ना हम मानसून पर निर्भर होते हैं और मृदा की उर्वरता पर निर्भर होते हैं, यानी जैसी होगी मिट्टी वैसे मिलेगी फसल, ठीक है। फिर उसके बाद इस फसल से केवल परिवारों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। अगर कोई सोचे कि इससे पैसा वैसे कमा ले तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसको झूम खेती, ठीक है, या इसमें झूम खेती यानी घूम घूम के की जाने वाली खेती या कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कर्तन दहन प्रणाली अर्थात एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होते रहना, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। चले फिर अब देख लेते हैं कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। तो कृषि जो है वो ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है, और इसे ही हम कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का एक हिस्सा है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी भूमि को तैयार करते हैं, और पहली भूमि जो अपना उपजाऊपन खो चुकी होती है वो अपना उपजाऊपन वापस पाने की कोशिश कर रही होती है। तो इस तरीके से वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जब दूसरी जगह पर उन्होंने फसल को ले लिया तो वो फिर से उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले खेती की थी, फिर उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले खेती की थी, फिर उसी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है और घूम घूम कर खेती करना इसी को कहते हैं। फिर इस प्रकार की कृषि से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। इस प्रकार की कृषि से क्या होता है, आपने एक जगह पे खेती कर ली, मान लो इस जगह पे, अब इस जगह पे आपने सारी उर्वरता ले ली, आपने यहाँ पर फसल उगा ली, अब आप चले जाओगे दूसरी जगह पे गए, दूसरी जगह पे आपने भूमि को उपजाऊ किया, आपने वहाँ पर भूमि की तैयारी की, आपने यहाँ से भी फसल उगा ली। अब हुआ यूँ कि ये मिट्टी जो थी ये फिर से उर्वरता में आ गई, तो आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे फिर से, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ फिर से चले जाओगे। अब यहाँ इस वाली मिट्टी में फिर इस मिट्टी का फिर से प्रयोग करोगे, फिर इस वाली जगह पे आओगे। तो इस तरीके से इसकी उर्वरता भी बनी रहती है और इसकी उर्वरता भी बनी रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली में कृषि जो है वो मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। फिर उसके बाद इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, यानी जो उर्वरक होते हैं ना, जैसे गोबर, गाय के गोबर से प्राप्त हुआ, तो उनका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले पता नहीं था ना कि ये सब भी होता है। इसीलिए इस कृषि में उत्पादन कम होता है, इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादन कम होता है। हालांकि इस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में करी जाती है, पर अब इसका प्रयोग बहुत कम कर दिया गया है। उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि झूम खेती के कौन कौन से नाम हैं, तो इसे प्लीज़ नोट करना इसे। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहते हैं, मणिपुर में इसे पामलू, ठीक है, पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और देख लेते हैं इसके क्या क्या नाम है। तो देशों में इसके नाम देखते हैं। तो जो झूम खेती यानी कर्तन दहन प्रणाली है उसके अन्य देशों में नाम देख लेते हैं। तो मैक्सिको में इसका मिल्पा नाम है, ठीक है। वेनेजुएला में इसे कोनुकू कहते हैं। ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, रोका। मध्य प्रदेश में इसे मसोले। इंडोनेशिया में लदंगा, ठीक है, बड़े अजीब नाम है। और वियतनाम में इसे रे कहते हैं। तो ये सब आपको याद हो जाएंगे जब आप इनका थोड़ा पढ़ाई करोगे, ठीक है। ये आपको 20-10 मिनट इसे पढ़ लेना तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं झूम के हैं वो भारत के भारत के अन्य राज्यों में नाम देखते हैं। झूम के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में झूम खेती को बेबर या धैया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेड़ा कहते हैं। उड़ीसा में पाबाडाबी, कोमान या बरागी कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे कहते हैं। झारखंड में कुरवा और हिमालयन में खिल। तो इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लेना। और देखते हैं क्या है इसमें, आजा सामने। तो अब है गहन जीविका कृषि। हमने एक मिनट देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। हमने यहाँ पे अभी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को कंप्लीट कर दिया। आप देखेंगे गहन जीविका कृषि, जिसे हम इंग्लिश में इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। इंग्लिश में भी थोड़ा नाम याद रखो, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। तो यह कृषि वहाँ की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, यानी भूमि छोटी सी है पर जनसंख्या का दबाव वहाँ पर ज़्यादा है, जैसे पंजाब हो गया। इसमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।
अधिक उत्पादन यानी कि देखो भूमि तो इतनी सी है, ठीक है, भूमि इतनी सी है, उसमें लोगों का दबाव पड़ रहा है। अब सिर्फ प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि करके तो काम चलेगा नहीं। अब लोगों को पता चल गया कि यार उर्वरक नाम की एक चीज़ होती है, खाद नाम की एक चीज़ होती है। उर्वरक और खाद में फ़र्क होता है, आप लोग क्लास 8 की एक बार देख लेना चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है, देख लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हमें पुरानी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो गहन जीविका निर्वाह कृषि में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि करके हम देख सकते हैं कि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो यानी हमें उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा और जगह जगह पर हम घूम भी नहीं सकते। तो इसीलिए गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, ठीक है। तो फ़र्क क्या हो गया, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, यहाँ उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपने देख लिया गहन जीविका निर्वाह कृषि। उसके बाद वाणिज्य कृषि अभी हमने कंप्लीट किया था। आप एक बार टिक लगाते चलते हैं ना, ताकि आपको भी पता रहे कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो अभी हमने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि खत्म किया, गहन जीविका निर्वाह कृषि को भी खत्म कर दिया। अब देखेंगे वाणिज्य कृषि को, तो आज देख लेते हैं इसको भी। वाणिज्य कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग, इसके तहत जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं वह सभी बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। अब गहन जीविका निर्वाह कृषि में भी जनसंख्या के लिए फसलों को उगाया जाता था, यानी छोटे सी भूमि पर जनसंख्या के लिए फसलों को उगाया जाता था, पर यहाँ से भी पैसे प्राप्त नहीं किए जा सकते थे क्योंकि जनता ही सब कुछ खा जाती थी। पर यहाँ पर हम लोग कच्चा माल उगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग उद्योगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग उद्योगों के लिए, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ये समझ जाओ यार आप लोग। यहाँ पर हम लोग उद्योगों यानी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल उगाते हैं, ठीक है, और उद्योग उस कच्चे माल का प्रयोग करते हैं और कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। तो वाणिज्य कृषि, इसके तहत जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं सभी बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है, यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। यानी कि इसमें जो है ना मेन चीज़ होगी पैसा, ठीक है, और इसमें बड़ी भूमि पर बड़ी कृषि करी जाती है, यानी भूमि भी बड़ी होगी और बड़े पैमाने पर कृषि भी होगी, यानी बड़े पैमाने पर लोग काम भी करेंगे और इसमें मशीनरी का प्रयोग भी किया जाता है। वाणिज्य कृषि में मशीनों का प्रयोग भी अधिक किया जाता है ताकि अधिक से अधिक कच्चा माल यानी अधिक से अधिक कृषि, अधिक से अधिक उत्पादन हमें प्राप्त हो। इसमें अधिक पैदावार के लिए बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। चाय, केला, चावल आदि ये सब, गन्ना, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब इसके उदाहरण हैं। रोपण कृषि भी वाणिज्य कृषि का ही एक उदाहरण है। जब एक बड़े क्षेत्र पर, वाणिज्य कृषि को भी एक बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है, तो रोपण कृषि को भी एक बड़े क्षेत्र पर उगाया जाएगा, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार की खेती की जाती है। रोपण कृषि में क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्रकार की खेती बड़ी भूमि पर करी जाती है, और ये जो खेती है ना रोपण खेती, ये अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश में लाई गई थी। आप लोग थोड़ी अपने फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ा लेना, हो सकता है आपको ये वाली फ़ोटो थोड़ी सही से ना दिखाई दे। तो इसे रोपण कृषि कहा जाता है। इसमें प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। जैसे गन्ना हो गया, आपने देखा होगा गन्ने के बड़े खेत होते हैं, एक स्क्वायर ऐसे आयताकार खेत में गन्ने को उगाया जाता है। रबड़ की भी फसल होती है, चाय की भी फसल होती है, आपने देखा होगा चाय के बागान जो कि असम में है, दार्जिलिंग में है। कॉफ़ी का देखा होगा, बाबा बुदान हिल्स है, वहाँ पर काफ़ी सारी कॉफ़ियाँ उगाई जाती हैं, जिनके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। टेंशन मत लो यार, पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, पार्ट 2 में अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, भाई बहुत अच्छा श्रम लगता है इसमें, ठीक है। जितनी भी रोपण कृषि आप लोग देखोगे, जिसके भी आगे भी रोपण कृषि लगेगा, जैसे आपने किसी के भी आगे रोपण कृषि को हम लोग जो है ना इंग्लिश में कहते हैं, अपना इंग्लिश में इसे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में इसे, इसमें यहाँ दे नहीं रखा, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, रुको। इंग्लिश में इसे प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है, प्लांटेशन कहते हैं। मैं बीच में भूल जाता हूँ तो देखना पड़ता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यह भी एक वाणिज्य कृषि है, ठीक है, तो हमने देख लिया। फिर ये इस प्रकार, ये जो कृषि है ये अंग्रेज़ों की देन है, ठीक है, ये अंग्रेज़ों की देन है। ये जो कृषि है ये हमारी अंग्रेज़ों की देन है। फिर उसके बाद मौसमी फसलें। तो अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया, बोलो। उसके बाद हमने अपना गहन जीविका निर्वाह कृषि को कंप्लीट कर लिया, वाणिज्य कृषि को कंप्लीट कर लिया, रोपण कृषि को कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे मौसमी फसलें, तो उसमें आता है रबी फसलें। रबी फसलें वो फसलें होती हैं जो कि शीत ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती हैं। उदाहरण के लिए अपना गेहूँ, मटर, चना, सरसों,
ये सब क्या हो गए, अपने उदाहरण हो गए। फिर उसके बाद खरीफ फसल मानसून की पहली बौछार, यानी कि लगभग जून या जुलाई में बोई जाती है। रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, ये मानसून में बोई जाती है। ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है और ये अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास इसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं जायद फसलें वैसी फसलें होती हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु यानी रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती हैं। ठीक है, और इनके मुख्य उदाहरण तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियां यानी वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर और अपना सब्जियां। ठीक है, वेजिटेबल, ये सब क्या होगा, इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद मुख्य फसलें, हालांकि जायद फसलों को आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है, बुक में भी देख लेना। उसके बाद है मुख्य फसलें। तो भारत में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, और जो अपना खाद्य फसलें होती हैं उसको भी दो भागों में बांटा जाता है, वो है अनाज और गैर अनाज। तो खाद्य फसलों में अपने चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, और गैर अनाज फसलों में अपना कॉफ़ी, चाय, गन्ना, ठीक है, ये सब आ गया। और जो जिन फसलों को हम खा नहीं सकते उन्हें अखाद्य फसलें कहते हैं, जैसे रबड़ हो गया, अपना रेशम प्राप्त करना हो गया। ठीक है, ये सब, इसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। फिर से कह रहा हूँ, पार्ट 2 में बात करेंगे। ये पार्ट 1 अच्छे से देख लो, फिर पार्ट 2 की तरफ जाएंगे, जो कि आ जाएगा बहुत जल्दी, उसकी वीडियो आ जाएगी। हो सकता है आ भी गई हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अनाज फसलें, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, आज हम बस यहीं तक छोड़ेंगे। आप लोग चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, बट आज हम यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो अब थोड़ी एक लंबी सांस खींचो और जितना भी अभी तक हमने किया है इन सबको आप नोट डाउन करो। ठीक है, यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करना, यहाँ से ऐसे नोट डाउन करना। उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा नोट डाउन, आप ही का फ़ायदा होगा। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने एक दोस्त के पास एटलीस्ट शेयर करना, प्लीज़ एक दोस्त के पास। ठीक है, मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, ये शेयर की स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।